हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग संसाधन और विकास यानी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है उसका दूसरा वीडियो हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन के प्रकार यानी वर्गीकरण। पहले वीडियो में हमने देखा है संसाधन क्या है, संसाधन कैसे उपयोगिता, संसाधन की उपयोगिता क्या है, संसाधन को उपयोगी बनाने के लिए कैसे हम कौशल, स्किल, आविष्कार, इन्वेंशन का उपयोग करके संसाधन को उपयोगी बनाते हैं, और अलग अलग आविष्कारों ने कैसे संसाधनों को बेहतर उपयोग के लिए बढ़ावा दिया है, इसको हमने समझने का प्रयास किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि संसाधन का वर्गीकरण हम कितने भागों में बांटते हैं। तो कल के वीडियो हमने देखा भी था कि संसाधन जो है यहाँ तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। संसाधन मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। एक नेचुरल यानी प्राकृतिक संसाधन, दूसरा ह्यूमन मेड यानी कि मानव निर्मित संसाधन, मानव के द्वारा जो बनाया गया है संसाधन, और तीसरा ह्यूमन यानी कि मानव। मानव भी एक प्रकार का संसाधन है, मानव भी एक संसाधन का प्रकार है, और इसमें कैसे मानव अपने स्किल, अपने बुद्धि से संसाधनों का उपयोग करता है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें से पहला जो है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, इसको हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे? तो इसको डिफाइन अगर करना चाहें तो आप डिफाइन कर सकते हैं, दोज रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉ फ्रॉम नेचर एंड आर यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन। ठीक है, विदाउट मच मॉडिफिकेशन यानी कि वह संसाधन जिनका हम उपयोग, ठीक है, बिना किसी मॉडिफिकेशन के, बिना किसी संशोधन के कर रहे हैं, बहुत ही कम संशोधन कर रहे हैं या बिना संशोधन कर रहे हैं, तो उन संसाधनों को हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। या फिर वह संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं, उन संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं। जैसे एयर, हवा एक नेचुरल रिसोर्सेज है और इसका हम बिना मॉडिफिकेशन किए हुए यूज करते हैं। सेकेंड है वाटर, जल, सॉइल यानी मिट्टी, मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ, एक्सेट्रा। तो ये जो हमारे पास संसाधन है, एयर है, वाटर है, मिनरल्स है या फिर सॉइल है, तो इस प्रकार के जो भी संसाधन हैं इनको हम प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत काउंट करते हैं, प्राकृतिक संसाधन मानते हैं, क्योंकि इनका उपयोग हम बिना किसी मॉडिफिकेशन, बिना किसी संशोधन करते हैं, और ये प्रकृति द्वारा यानी कि नेचुरल प्रोडक्ट हैं या प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधन हैं। ठीक है, इसके अलावा इसे हम ऑल्सो कॉल्ड एज गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है, इसे हम नेचर का गिफ्ट, प्रकृति का गिफ्ट या प्रकृति का देन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रकृति हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर संसाधन के रूप में उपलब्ध कराई है, और उसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में अपनी इच्छा, आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए करते हैं। तो इन सभी संसाधनों का यानी प्राकृतिक संसाधनों को गिफ्ट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज को यानी प्राकृतिक संसाधनों को कई आधारों पर, ठीक है, कई बेस पर बांटा गया है। कौन कौन से बेस पर बांटा गया है इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज। ठीक है, यहाँ पर देख पाएंगे तो पहला है यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई करने के लिए पहला जो हमारा बेस है वो है, पहला जो आधार है वो आधार है लेवल ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज, यानी संसाधनों के विकास का स्तर क्या है और उसका यूज क्या है, उपयोग क्या है, उसके आधार पर हम संसाधन बांटेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसके यानी कि लेवल ऑफ द डेवलपमेंट एंड यूज के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक है एक्चुअल रिसोर्सेज और दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज में
क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग एक एक करके, दोनों को एक एक करके देखेंगे तो हम इसको डिफाइन भी कर पाएंगे और दोनों में अंतर क्या है इसको भी आसानी से समझ पाएंगे। देखते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज किसे कहेंगे। देखिए एक्चुअल रिसोर्सेज में क्या है, इसके फीचर्स हैं कि एक्चुअल रिसोर्स जो हमारे पास हैं इनकी क्वालिटी हम जानते हैं या फिर हम इसे ज्ञात कर चुके हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज की जो क्वालिटी है ये हमारे पास उपलब्ध है, हमें पता है, हमें जानकारी है। जबकि जो पोटेंशियल यानी संभावित संसाधन है, इसको पोटेंशियल बोलते हैं, एक्चुअल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल मतलब संभावित, तो संभावित संसाधन है, इनकी क्वालिटी जो है हमारे पास उपलब्ध नहीं है या हमारे ज्ञान में नहीं है, हमारी जानकारी में नहीं है। तो एक्चुअल रिसोर्स जिनकी क्वालिटी क्या है, क्या गुणवत्ता है, इसके बारे में जानकारी है, जबकि पोटेंशियल की क्वालिटी के बारे में हमें जानकारी नहीं है, बस संभावना है। सेकंड है यूज इन द प्रेजेंट। एक्चुअल रिसोर्स जो है इनका उपयोग हम, इनका इस्तेमाल हम वर्तमान समय में भरपूर रूप से अपने आवश्यकता अनुसार कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल रिसोर्स को हम वर्तमान में उपयोग कर पा रहे हैं, जबकि पोटेंशियल रिसोर्सेज जो है नॉट यूज इन प्रेजेंट एंड कुड बी यूज इन द फ्यूचर। वर्तमान में पोटेंशियल रिसोर्स का उपयोग तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन संभावना है कि इनका हम उपयोग फ्यूचर में यानी भविष्य में कर पाएंगे, इसलिए इसकी संभावना, ये संभावित संसाधन कहते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं, क्योंकि इनकी संभावना है कि आने वाले हमारे समय में इस्तेमाल उस संसाधन कर पाएंगे, तो उसको हम संभावित संसाधन कहते हैं। थर्ड है फॉर एग्जाम्पल देखें एक्चुअल रिसोर्सेज का, तो इसमें है कोल ऑफ दी जर्मनी, जर्मनी का जो कोयला है, और पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया आप देखेंगे जिसमें हम ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इन सभी कंट्री का जो पेट्रोलियम है और कोल जो है, जर्मनी का कोयला जो है, इनका इस्तेमाल वर्तमान समय में हम कर पा रहे हैं, इनकी क्वालिटी की हमें जानकारी है। ठीक है, तो इस सभी संसाधनों को हम एक्चुअल रिसोर्सेज के अंतर्गत रखते हैं। जबकि पोटेंशियल में हम देखेंगे तो इसमें एग्जाम्पल द यूरेनियम इन लद्दाख, लद्दाख का जो यूरेनियम है, हमें पता है कि लद्दाख में यूरेनियम है, लेकिन वर्तमान समय में उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन संभावना है कि आने वाले समय में हमारे पास तकनीक का विकास होगा, हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप होगा, तो हम उस यूरेनियम का विकास कर पाएंगे। तो संभावना है, पोटेंशियल है, इसलिए इसको हम पोटेंशियल संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। तो आप दोनों में डिफरेंसेस कर पा रहे होंगे। एक्चुअल रिसोर्सेज जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जिनकी क्वालिटी के बारे में जानकारी है, जैसे जर्मनी का कोयला और वेस्ट एशिया का पेट्रोलियम। जबकि पोटेंशियल में हम देखेंगे कि हमें इसकी क्वालिटी की जानकारी नहीं है, वर्तमान समय में इसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, और संभावना है कि इसका इस्तेमाल हम भावी भविष्य में आने वाले समय में कर पाएंगे। इसके एग्जाम्पल में देखें तो यूरेनियम जो है लद्दाख का, वो एक पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंतर्गत आने वाला संसाधन है। ओके, अब आइए देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का दूसरा आधार है बांटने का उसको। इसके पहले हमने ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज को हमने देखा है, वहाँ पर हमने देखा था 2 आधार पर, 2 प्रकार के संसाधन देखा था हमने। ठीक है, अब आइए देखते हैं तीसरे आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है बायोटिक रिसोर्सेज, जिसको हम जैव संसाधन हिंदी में बोलते हैं, और दूसरा है अबायोटिक रिसोर्सेज, अजैव संसाधन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से देख रहे हैं हम लोग, उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन। पहला बायोटिक रिसोर्सेज किसको हम बोलेंगे? इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स है संसाधन के रूप में, प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त हमारे यहाँ लिविंग थिंग्स है, इनको हम बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत काउंट करते हैं। एग्जाम्पल्स हम ले तो प्लांट्स और एनिमल्स, जो भी पेड़ पौधे हैं छोटे से लेकर बड़े तक, और जीव जंतु हैं, इन जीव जंतु और पेड़ पौधों को हम बायोटिक रिसोर्स कहेंगे, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से। दूसरा हमारे पास है बायोटिक रिसोर्सेज।
ठीक है, सॉरी, अबायोटिक रिसोर्सेज, अजैव संसाधन, इट इंक्लूड्स ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, इसमें हमने देखा था लिविंग थिंग्स, यहाँ पर ऑल लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी निर्जीव संसाधन है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं प्रकृति में, उनको हम अजैव संसाधन अबायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत रखते हैं, एज फॉर सॉइल, रॉक्स और मिनरल्स। मिट्टी, चट्टान और खनिज, ये संसाधन जो है वो अबायोटिक रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। क्लियर है? तो आपने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से देयर इज टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। क्लियर? अब देखते हैं थर्ड, तीसरा हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी यानी कि नवीकरणीयता के हिसाब से हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के, यहाँ भी दो प्रकार के संसाधन हैं। कौन कौन से हैं? एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय या नवीकरणीय योग्य संसाधन, और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नवीकरणीय संसाधन। रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे कहेंगे हम? नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? इसको आप डिफाइन करना चाहते हैं, दोज विच कैन गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड, जिस संसाधन का हम उपयोग पुनः कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं, इसको याद रखेंगे, और ये समाप्त योग्य नहीं है। वह संसाधन जिनका हम उपयोग पुनः कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं, उनको हम रिन्यूएबल नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, असमाप्य योग्य, असमापनीय, ठीक है, जिसकी समाप्ति न हो सके, तो उस प्रकार के संसाधन को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे। एग्जाम्पल से आपको क्लियर चीज़ें हो जाएंगी, जैसे सोलर, ठीक है, यानी कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है, आप लगातार सालों साल इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन इसकी क्षति नहीं हो रही है, ये सीमित नहीं है, तो यह एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा विंड एनर्जी, हमारे पास पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये सब संसाधन जो हैं ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, नवीकरणीय संसाधन है। इनका इस्तेमाल हम पुनः दोबारा कर सकते हैं, कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं संसाधन, इसलिए इनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत काउंट किया जाता है, या फिर असमाप्य योग्य संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नवीकरणीय संसाधन, दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। ठीक है, वह संसाधन जिनका भंडार सीमित है और जो रिन्यूएबल नहीं है, जो नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे नॉन रिन्यूएबल मतलब जो नवीकरणीय योग्य नहीं है, जिनका इस्तेमाल हम पुनः नहीं कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, समाप्य योग्य। एग्जॉस्टिबल का अर्थ होता है समाप्य योग्य, वह संसाधन जो समाप्य योग्य है, जिनका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, उन संसाधन को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, कोयला हो, प्राकृतिक गैस हो या फिर पेट्रोलियम हो, ये संसाधन लाखों सैकड़ों वर्षों के बाद बनते हैं, इनको बनने में काफ़ी समय लगता है, ये पुनः इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। आप पेट्रोलियम की बात करें, प्राकृतिक गैस की बात करें या कोयला की बात करें, ये एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी देयर इज टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। क्लियर है? अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड करने का अगला जो हमारा बेसिस है, आधार है, वो आधार है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण के हिसाब से यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांट सकते हैं। एक है यूबिक्विटस रिसोर्सेज और दूसरा है
लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। यूबिक्विटस का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ये क्यू है। यूबिक्विटस, दे फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। वह संसाधन जिनको हम पृथ्वी के किसी भी भाग पर, किसी भी क्षेत्र में फाउंड कर सकते हैं, उनको हम यूबिक्विटस रिसोर्सेज कहेंगे। जैसे लैंड यानी कि स्थल, वाटर, एयर यानी कि पृथ्वी के किसी भी भाग में आसानी से जो उपलब्ध हो जाते हैं संसाधन, मिल जाते हैं संसाधन, उनको हम यूबिक्विटस रिसोर्सेज कहेंगे। जैसे वाटर, लैंड, एयर एग्जाम्पल हैं आपके यूबिक्विटस रिसोर्सेज के। ठीक है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा है लोकलाइज्ड, जैसा नाम है, दे फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेस। संसाधन जो किसी विशेष स्थान पर ही मिलते हैं, जैसे लाइक कॉपर, ठीक है, तांबा, आयरन और नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब संसाधन जो हैं ये लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हैं, जो किसी सर्टेन प्लेस पर ही फाउंड किए जा सकते हैं, मिल सकते हैं, उनको हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहेंगे। इस प्रकार हमने प्राकृतिक संसाधन को 4 आधारों पर बांटने का प्रयास किया और अलग अलग इसको हमने समझा। मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।